वन। भारतीय इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। 1917 और 1918 ये सिर्फ 2 साल नहीं थे। ये वो वक्त था जब तीन छोटे छोटे लोकल झगड़ों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे तीन अलग अलग जगहों के बिल्कुल जमीनी विवादों ने एक ऐसे लीडर को जन्म दिया जिसे हम आज महात्मा के नाम से जानते हैं? चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका में अपनी रणनीतियों को आजमाने के बाद गांधी जी के लिए भारत एक नई जमीन थी और पूरे देश को लीड करने से पहले उन्हें अपने तरीकों को, अपने सिद्धांतों को यहाँ की मिट्टी पर परखना था। तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ये सिर्फ 3 जगह नहीं, ये उनकी पॉलिटिकल लैब बन गई। तो कहानी शुरू होती है 1917 में, बिहार के चंपारण से। ये पल अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पर सवाल ये है कि आखिर चंपारण में ऐसा हो क्या रहा था कि गांधी जी को वहां तक जाना पड़ा? सारी समस्या की जड़ में थी तिनकठिया सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किसानों को अपनी ही जमीन के एक तय हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। मतलब मर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं था, ये तो सीधा सीधा शोषण था। 15%। जरा सोचिए, किसानों की कुल जमीन का इतना बड़ा हिस्सा उनकी मर्जी के खिलाफ नील की खेती के लिए तय कर दिया गया था। और मजे की बात देखिए, जब जर्मनी में बनावटी डाई बनने लगी और नील की डिमांड कम हो गई, तब भी अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों को नहीं छोड़ा। उन्होंने खेती तो रुकवा दी, पर बदले में भारी भरकम लगान और गैर कानूनी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त की पॉलिटिक्स में बिल्कुल नया था। राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने उन्हें बुलाया और वो सच में चंपारण पहुंच गए। उस दौर में जब बड़े नेता शहरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, गांधी जी ने गांव-गांव जाकर सीधे किसानों से उनकी तकलीफें सुनी। आम लोगों से ये सीधा कनेक्शन ही अपने आप में क्रांति थी। गांधी जी के आते ही ये आंदोलन सिर्फ एक छोटा-मोटा विरोध नहीं रह गया। ये ब्रिटिश हुकूमत के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सीधी चुनौती बन गया। और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि सरकार को भी झुकना पड़ा। जून 1917 में एक जांच कमेटी बनाई गई और गांधी जी को भी उसका मेंबर बनाया गया। और हाँ, इस लड़ाई में गांधी जी अकेले नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे कई लोग जो आगे चलकर देश के बड़े नेता बने, वो इसी आंदोलन में उनसे जुड़े। तो एक तरह से चंपारण सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भविष्य के लीडर्स की पहली पाठशाला बन गया था। चंपारण की कामयाबी के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। साल 1918 गांधी जी के लिए 2 और बड़ी चुनौतियां लेकर आया। एक तरफ अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल थी, तो दूसरी तरफ खेड़ा के किसानों का संकट। इस बार मामला किसानों का नहीं, बल्कि शहर के मिल मजदूरों का था। हुआ ये कि प्लेग की महामारी के वक्त मजदूरों को एक प्लेग बोनस दिया जाता था। अब महामारी खत्म हुई तो मालिक उसे बंद करना चाहते थे, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, तो मजदूर 50% सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मतलब टकराव की स्थिति साफ थी। जो बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए और मिल मालिक अपनी बात पर अड़े रहे, तब गांधी जी ने अपना वो हथियार इस्तेमाल किया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था, भूख हड़ताल। ये भारत की धरती पर उनका पहला अनशन था। किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक नैतिक दबाव बनाने का तरीका। और इसका असर कह सकते हैं कि जादुई था। गांधी जी के अनशन ने मिल मालिकों पर इतना नैतिक दबाव बनाया कि उन्हें झुकना पड़ा। आखिर में 35% वेतन वृद्धि पर समझौता हो गया। एक बार फिर ये बात साबित हुई कि गांधी जी के अहिंसक तरीकों में जबरदस्त ताकत थी। और 1918 अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी साल गुजरात के खेड़ा में किसानों पर एक और मुसीबत आ गई। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से उनकी पूरी फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार का रवैया देखिए, वो लगान माफ करने को तैयार ही नहीं थे। किसान बेचारे पूरी तरह से लाचार थे। तो यहाँ गांधी जी ने संघर्ष का एक और नया तरीका सामने रखा। उन्होंने किसानों को एक सीधी सी सलाह दी, अन्याय के सामने मत झुको, सरकार को लगान देना ही बंद कर दो। ये भारत में असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन की पहली बड़ी और संगठित शुरुआत थी। खेड़ा के संघर्ष में गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जैसे 2 और मजबूत साथी मिले। गांधी जी का जो कारवां चंपारण से शुरू हुआ था, वो अब और भी बड़ा और ताकतवर होता जा रहा था।
तो अब जब हम इन तीनों घटनाओं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ 3 अलग-अलग जीतें नहीं थीं, ये तो आने वाले आज़ादी के महासंग्राम का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, एक खाका तैयार हो रहा था। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। हर आंदोलन में समस्या अलग थी तो उसे सुलझाने का तरीका भी अलग था। कहीं सत्याग्रह, कहीं भूख हड़ताल, तो कहीं असहयोग। ये सारे हथियार गांधी जी की पॉलिटिकल लाभ में ही तैयार हुए और परखे गए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या-क्या हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का असली मतलब क्या था? इन शुरुआती जीतों की विरासत क्या है? हमारे लिए आज इनकी क्या अहमियत है? असल में इन संघर्षों का नतीजा बहुत गहरा था। 4 बड़ी बातें सामने आईं। पहली, ये साबित हो गया कि सत्याग्रह का तरीका भारत की जमीन पर काम करता है। दूसरी, देश को भविष्य के नेताओं की एक नई टीम मिली। तीसरी, गांधी अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आम जनता के, पूरे देश के नेता के तौर पर उभरे। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये दिखाया कि असली ताकत तो जनता से सीधे जुड़ने में है। कुल मिलाकर इन शुरुआती जीतों ने एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया। ये विश्वास कि बिना हिंसा के सिर्फ जनता की ताकत से भी बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और यहीं से उस गांधीवादी राजनीति की नींव पड़ी जिसने आने वाले दशकों में भारत की आज़ादी की लड़ाई को दिशा दिखाई। और शायद इस पूरे संघर्ष के महत्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका खुद गांधी जी के शब्दों में ही छिपा है। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि किसानों की सच्ची राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत कहा था। मतलब ये लड़ाई सिर्फ टैक्स माफी की नहीं थी, ये आम लोगों को उनकी अपनी ताकत का एहसास कराने की एक प्रक्रिया थी। ये विश्लेषण आपके लिए लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई और जानकारी या सुझाव हो तो कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद।